गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आप सभी को पता है कि आज के इस सेशन में हम 22 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और साथ ही जितने भी फैक्ट मैं आपको बताऊं उनको भी नोट डाउन कीजिएगा, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक मिल जाएगी, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे कलेक्ट कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वहां पर आपको काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल रूट एप्लीकेशन में मिल जाता है, तो आप चेकआउट कीजिए। काफी सारे सिविल सर्विसेज के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, रेलवे और एसएससी की बैच भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में ही, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी गई है, आप वहां से जाकर भी किसी भी कोर्स को डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की। आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सेकेंड, अर्जुन पुरस्कार 2023 विजेता आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? और थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की किस कविता के लिए अरुण रंजन मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आंसर करिएगा कमेंट में और एंड तक देखिएगा, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन भी एड ऑन हो जाए। चलिए, 22 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे और थीम से काफी सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखे हैं, डे और थीम से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ल्ड अर्थ डे से है कि वर्ल्ड अर्थ डे मतलब विश्व पृथ्वी दिवस की 2024 में थीम क्या है। ठीक है, तो पहले तो हमको यह पता चलना चाहिए कि वर्ल्ड अर्थ डे मनाया कब जाता है। तो इस डे की बात करें तो यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। उद्देश्य की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पृथ्वी को बचाने के प्रति जागरूक करना, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जागरूक करना कि भैया इनको रोका जाए, पृथ्वी को बचाया जाए। तो लोगों को पूरे वर्ल्ड में जागरूक करना वर्ल्ड अर्थ डे का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी को पता है पृथ्वी को बचाने के लिए मल्टीपल डायमेंशंस पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे एनवायरनमेंट पर भी, ग्लोबल वार्मिंग पर भी। तो पूरी तरह से पृथ्वी को बचाना हर डायमेंशन के आधार पर है ना, तो सबको कंट्रोल करना, जो इकोनॉमी जो इन्वायरमेंट को या फिर बोल दें कि अर्थ को हार्म करते, उन सबको कंट्रोल करना उद्देश्य वर्ल्ड अर्थ डे का हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक 2024 में वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। ओके, यहां पर देखिए 2024 की थीम तो मैंने आपको बता दी, डे भी आपको पता चल गया। 2023 की भी थीम पूछी जा सकती है, क्योंकि एक डेढ़ साल का करंट अफेयर नॉर्मली आता है, तो हो सकता है कि ये ना पूछकर आपसे ये पूछ ले। तो 2023 की थीम की बात करें वर्ल्ड अर्थ डे की, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है 2023 में, और 2024 में प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। सबसे पहली बार देखिए 1970 में अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने इन्वायरमेंट को सेव करने के आधार पर या इन्वायरमेंट के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, इसके आधार पर वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत की थी। लेकिन ये एक छोटा सा इनिशिएट था। आगे चलकर 2009 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली 22 अप्रैल को अनाउंस किया था अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में, और अब इसे वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में या इंटरनेशनल अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ऑफिशियली शुरुआत कब हुई? 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। हर साल कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए काफी सारी गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि गवर्नमेंट ध्यान रखे भैया, इनके लिए कानून बनाए प्रॉपर। जैसे देखिए, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो आर्टिकल 48A में पर्यावरण की रक्षा, सुधार के लिए, वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, ये प्रावधान है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है लोगों के लिए कि भैया
स्वस्थ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार लोगों का फंडामेंटल राइट है। यह कहा गया है आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है। तो आप समझ रहे हैं अर्थ इन्वायरमेंट कितना जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है। इसलिए 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब अदर डे की बात करें जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही जुड़े हुए हैं। एक जो अभी गया है ये थोड़ा सा अलग है, पर हम ले लेते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया, लास्ट डे। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये अदर डे भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमने कवर किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। त्रिशूर पूरम उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव की बात करें तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। सबसे अच्छी चीज यहां पर जो देखने लायक है वो है हाथियों की परेड। मुख्य आकर्षण है त्रिशूर पूरम उत्सव का। ठीक है, एक शिव मंदिर है, वहां पर इसे मनाया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव को, भारत के केरल राज्य में। यहां पर आप देखेंगे तो हाथियों की परेड करवाई जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मान्यता प्राप्त है, काफी फेमस है। दूर दूर से लोग इस उत्सव को देखने के लिए केरल जाते हैं। तो केरल राज्य के त्रिशूर शहर में त्रिशूर पूरम उत्सव का आयोजन किया जाता है। त्रिशूर शहर में एक मंदिर है, वड़क्कूनाथम मंदिर या वड़क्कूनाथन मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यहां पर आयोजित किया जाता है त्रिशूर पूरम उत्सव। हाथियों की परेड यहां का मुख्य आकर्षण। तो इसीलिए त्रिशूर पूरम उत्सव से आर्ट एंड कल्चर से हमने काफी क्वेश्चन देखे एग्जाम्स में, तो इसीलिए यहां पर हमने इसे कलेक्ट किया। याद रखिएगा। केरल के अदर फेस्टिवल में ओणम फसल उत्सव केरल का है। विशु केरल में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में वैसाखी मनाते हैं, गुड़ी पड़वा, वैसे केरल में विशु। और नेहरू बोट रेस केरल में काफी फेमस है, अगर आपने देखी हो तो। पुन्नमदा नदी या पुन्नमदा झील पर नेहरू बोट रेस का आयोजन केरल राज्य में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा थेय्यम महोत्सव एक धार्मिक महोत्सव है केरल का। और अट्टुकल पोंगाला पोंगल केरल राज्य का महोत्सव है, भगवती मंदिर में आयोजित किया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आर्टेमिस एग्रीमेंट में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो आर्टेमिस ट्रीटी या एग्रीमेंट में शामिल होने वाला 39वां देश बना है यूरोप का देश स्लोवेनिया। यह 39वां देश बना है। 38वें देश की बात करते तो यह स्वीडन था। ठीक है, आर्टेमिस एग्रीमेंट में। अब ये समझौता या ट्रीटी क्या है? तो वर्ल्ड के कुछ देश ऐसे हैं जो कि स्पेस साइंस को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपस में मिलकर काम करने के लिए कि भैया ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे हम कि स्पेस के सेक्टर में हम मिलकर अच्छा काम करें शांतिपूर्ण तरीके से। तो इसके लिए कुछ देश एक साथ समझौता करते हैं, यही आर्टेमिस ट्रीटी या एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश कौन से हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 38 कंट्री थी इसकी सदस्य स्वीडन, और अब 39th मेंबर कंट्री बनी है स्लोवेनिया, जो कि यूरोप का एक देश है। आर्टेमिस ट्रीटी। ठीक है, क्या होता है? 39वां कंट्री पता चल गई स्लोवेनिया, और 38th कंट्री स्वीडन थी। अब है क्या, देखिए। अमेरिकी विदेश विभाग और वहां का जो नासा है, वहां की जो स्पेस एजेंसी है, वो 7 अन्य देशों के साथ एक ट्रीटी बनाती है वर्ष 2020 में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, ये 7 अन्य देश है, और 8वां हो गया यूएसए। ये 8 देश एक साथ आते हैं 2020 में और आर्टेमिस ट्रीटी करते हैं, ताकि स्पेस साइंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का विकास किया जा सके, स्पेस रिसर्च क्षेत्र को शांतिपूर्ण रूप से मिलकर आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, 22 जून 2023 को भारत भी आर्टेमिस ट्रीटी में शामिल हुआ था। यहां तक क्लियर है? और अब अगर 39वां देश पूछता कौन बना, तो यह है स्लोवेनिया। 38वीं कंट्री थी स्वीडन। दोनों ही यूरोप के देश। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? ठीक है, सम्मानित किया है। तो देखिए, यहां पर एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये जो एस्ट्रोनॉट पेशेवर हैं उनकी एक संस्था है।
ठीक है ना। एस्ट्रोनॉट प्रोफेशनल्स की एक संस्था है जिसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक अवार्ड निकालती है, आर्यभट्ट पुरस्कार। 2024 के लिए ये जो पुरस्कार है ये पी सुब्बा राव को दिया गया। साइंटिस्ट को दिया जा सकता है, नाम से आपको समझ में आएगा, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में काम किया। ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो या फिर साइंस के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम किया हो, तो ये पी सुब्बा राव को दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार। ठीक है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है पी सुब्बा राव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध आर्यभट्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, पी सुब्बा राव की बात करें तो इसरो के पूर्व साइंटिस्ट तो है ही, इसके अलावा अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और सीईओ के रूप में भी ये कार्यरत है। हाल ही में इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, पी सुब्बा राव। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता ही चुका हूं। अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, एस्ट्रोनॉट जो पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक संस्था है। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और अध्यक्ष श्रीधर पी सोमनाथ है वर्तमान में, श्रीधर पडिक्कर सोमनाथ। एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष। इनका आर्यभट्ट अवार्ड किसे दिया गया, तो यह दिया गया पी सुब्बा राव। आगे आइए, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी का स्पेशल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया, तो आईबी की हाल ही में एक स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त की गई है, सपना तिवारी, महिला है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, एक खुफिया एजेंसी है भारत की आईबी। ठीक है, जैसे रॉ और आईबी आपने नाम सुना होगा। तो आईबी का स्पेशल डायरेक्टर सपना तिवारी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इनका नाम भेजा था और नियुक्ति समिति ने सपना तिवारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर नियुक्त किया। 2 साल के लिए इस पद पर इनकी नियुक्ति की गई है और 30 अप्रैल 2026 तक सपना तिवारी स्पेशल डायरेक्टर के पद पर बनी रहेगी आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। ठीक है, 1992 बैच की ओडिशा कैडर की आईपीएस अधिकारी है। यहां पर आईबी की बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और तपन डेका वर्तमान में आईबी के डायरेक्टर के पद पर है। अब स्पेशल डायरेक्टर कौन बनी, सपना तिवारी। आगे बढ़िए, गुजरात में 4.7 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप का जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया, तो गुजरात में अभी तक का सबसे पुराना सांप का जीवाश्म मिला है, बोन्स मिली है, स्केलेटन मिला है। ये 4.7 करोड़ साल पुराना जीवाश्म सांप का, इसे नाम दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा। जो इतिहास जो नाम दिया गया है वो है वासुकी इंडिकस। वासुकी का नाम सुना है आपने, वासुकी क्या है? वासुकी की अगर हम बात करते तो हम हिंदू पौराणिक मान्यताओं पे जाते हैं। भगवान शिव के गले में जो सांप देखने को मिलता है उसका नाम वासुकी, ठीक है, सांपों का राजा कहलाता है। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो संभवत वासुकी का यूज किया गया था समुद्र मंथन करने में, ये पौराणिक मान्यताएं कहती। तो इसीलिए वासुकी इंडिकस नाम दिया गया है 4.7 करोड़ साल पुराने सांप के इस जीवाश्म को। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के जो शोध करता है उन्होंने गुजरात के कच्छ में 4.7 करोड़ साल पुराने सांप के जीवाश्म को खोजा है और इससे नाम दिया गया वासुकी इंडिकस। यहां पर आप देखेंगे तो इसकी बोन्स मिली है, मतलब जो पीठ की या रीढ़ की हड्डियां होती है वो खोजी गई है गुजरात के कच्छ में। गुजरात के कच्छ में पनांद्रो लिग्नाइट खदान से शोधकर्ताओं को ये बोन्स प्राप्त हुए हैं। 27 हड्डियां मिली है और ये 4.7 करोड़ साल पुरानी है, मध्य युगीन काल की। ठीक है ना। अभी तक जितने भी सांप के बोन्स मिले हैं या उनकी जितने भी साक्ष्य मिले आज तक, उसमें सबसे बड़े सांपों में से ये एक है। 11 से 15 मीटर के बीच इसकी लंबाई है और विलुप्त हो चुके मेडसोइडे सांप परिवार का यह हिस्सा थे, ऐसा शोधकर्ताओं का कहना है। तो 4.7 करोड़ वर्ष पुराने सांप की बोन्स, ठीक है, या साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं कहां से, गुजरात के कच्छ से। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर मेलकम आदिसेशिया नेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, मेलकम आदिसेशिया नेशनल अवार्ड की पहले बात करते हैं। ट्रस्ट देता है ये अवार्ड
और ये ऐसे साइंटिस्टों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हो, एजुकेशन, समाज सेवा, है ना, और किसी भी प्रकार का इनोवेशन, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे साइंटिस्टों को दिया जा सकता है डॉक्टर मेलकम आदिसेशिया नेशनल अवार्ड। 2024 के लिए यह अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। आंसर सी हो जाएगा। वैसे दो अवार्ड है ये, एक है मेलकम आदिसेशिया नेशनल अवार्ड और एक है एलिजाबेथ आदिसेशिया नेशनल अवार्ड। ठीक है ना, दो अलग अलग नामों पे दो अवार्ड। इनमें से स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जेएनयू के प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मेलकम आदिसेशिया अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा देखिए यहां पर मेलकम आदिसेशिया का पूछा था, तो ये तो हो गए हमारे जोधका जी, ठीक है ना, जेएनयू के प्रोफेसर है। इसके अलावा एक और पुरस्कार है जो है एलिजाबेथ आदिसेशिया अवार्ड। ये दिया गया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एसोसिएटेड प्रोफेसर विकास कुमार को। तो दोनों याद रख सकते हो तो दोनों याद रखो, पर मेलकम आदिसेशिया को स्पेशली याद रखना। अगर एलिजाबेथ आदिसेशिया याद ना भी रख पाए तो मेलकम आदिसेशिया से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर याद रखना। मेलकम आदिसेशिया अवार्ड की बात करें तो ये मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया गया था, वर्ष 2000 से दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऐसे साइंटिस्टों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया हो, इनोवेशन में, एजुकेशन में, ठीक है ना, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो और कैसा भी योगदान दिया हो, तो फिर ऐसे साइंटिस्टों को दिया जा सकता है। 2023 में लास्ट बार जो मेलकम आदिसेशिया अवार्ड था वो उत्साह पटनायक को दिया गया था, जो कि भारत के बहुत ही प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे 2023 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुलुगु और कोठागुडेम जिले में लो युगिन स्थल के साक्ष्य खोजे गए? तो मुलुगु और कोठागुडेम जिले, ये दोनों जिले हमें देखने को मिलते हैं भारत के तेलंगाना राज्य में, जहां पर हाल ही में लो युगिन स्थल के साक्ष्य खोजे गए। पुरातत्वविदों की टीम ने, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में और कोठागुडेम जिले में दो लो युगिन स्थल के साक्ष्य खोजे, दोनों ही तेलंगाना में। इसमें से कोठागुडेम जिले की बात करें तो यहां पर जो दो साइट खोजी गई है उसमें जानवरों के चित्र मिले, जो कि संभवत मध्य पाषाण काल, मतलब 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल के, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले के हो सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें हथियार या घरेलू जानवर के साक्ष्य नहीं मिले और उसके साक्ष्य हमें सिंधु घाटी के बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये उसके पहले के हैं, क्योंकि जो जानवरों के साक्ष्य मिले उसमें हथियार और घरेलू जानवर नहीं दिखाए गए, दूसरे जानवरों के साक्ष्य मिले। तो दोनों ही प्लेसेस तेलंगाना के, भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। एक है मुलुगु जिला और एक है कोठागुडेम जिला। लो युगीन सभ्यता के यहाँ पर साक्ष्य खोजे। हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी? तो देखिए ये सूखने के कारण सुर्खियों में रही है, क्योंकि दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी जो कि भीषण गर्मी में पूरी तरह से सूख चुकी है। यह सहायक है कावेरी नदी। नदी छोटी सी है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी की सहायक है और कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम होता है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, 180 किलोमीटर लंबी है और कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी से ये मर्ज हो जाती है। तो कावेरी नदी की सहायक नदी है कौन? लक्ष्मण तीर्थ नदी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया? तो ये एक फ्रेंड्स एआई है, समझिएगा, एआई है ये, रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल है लामा 3, लामा सीरीज का। और लामा सीरीज जो एआई सीरीज है वो किसकी है पता है? मेटा की। ये जो लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल है, आप इसको कोड दे दो, आप इसको इंस्ट्रक्शन दे दो और ये आपको रियल टाइम इमेज तैयार करके दे देगी। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसका है? मेटा। फेसबुक कंपनी वर्तमान में मेटा के नाम से जानी जाती है। तो मेटा कंपनी ने लामा 3 रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल लॉन्च किया है। एआई का विकास करना और उसके उपयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य इस एआई के विकास का। ठीक है, मेटा लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल, ओपन सोर्स मतलब सभी इसका यूज कर सकते हैं फ्री में। तो मेटा का लामा 3 ओपन सोर्स एआई मॉडल, जो कि लामा के नाम से ही जाना जाता है मेटा का, इसी सीरीज का एक नया एआई है जो कि रियल टाइम इमेज जनरेटर मॉडल। किसका? मेटा का। कंफर्म?
तो यहां पर 22 अप्रैल के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। आगे बढ़ने से पहले जो शुरू में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, रेलवे का टारगेट बैच आपको रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। रेलवे की 2024 में काफी सारी वैकेंसीज लाइनअप है, सभी के लिए ये सिंगल शॉट बैच है। आप नीचे स्क्रीन पर देखेंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप इसे रूट एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लाइव क्लासेस चल रही है, ज्वाइन कीजिए। रेलवे की 2024 की सारी एग्जाम इस सिंगल बैच में आपकी कवर हो जाएगी। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट डे के करंट अफेयर को हम एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे, जो हम रोज करते हैं। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा आंसर सी। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 द्वारा किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया? तो यह है हमाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, दोहा, कतर में। चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खान किस खनिज से संबंधित है? यह चांदी की खान है ना। राजस्थान में चांदी सब बहुत ज्यादा उत्पादित की जाती है, वहां पर अधिकतर चांदी की खानें देखने को मिलती है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू किया गया? तो ये कौन सा है? लद्दाख। खुबानी खिलना, खुबानी फूल के खिलने से संबंधित है खुबानी खिलना महोत्सव, लद्दाख राज्य में। एनएसजी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के नए महानिदेशक नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित है? तो यह स्केटिंग से संबंधित है। भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है? तो यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फिलीपींस। 18 अप्रैल को किस देश के सैन्य प्रमुख फ्रांसिस ओमोंडी ओंगोला का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये कहां से थे? केन्या के सैन्य प्रमुख थे, आर्मी चीफ थे फ्रांसिस ओमोडी ओगोला, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो यह राजीव गौबा की अध्यक्षता में समिति केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई 6 सदस्यीय समिति है। और लास्ट क्वेश्चन था, इंडिया द रोड टू रेनेसांस अ विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये भीमेश्वर चल्ला की बुक है। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब आते हैं लास्ट डे के जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उन पर। पहला, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो ये कौन था? भारत का हरियाणा राज्य। 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है यूएसए की एक इकोनॉमिस्ट क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, इन्हें दिया गया है 2023 के लिए इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार, यूएसए की अर्थशास्त्री है। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के नए सीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह कौन है? यह है रेवंत रेड्डी, सीएम बने हैं तेलंगाना राज्य के, कांग्रेस से संबंधित। ठीक है, तो यहां पर हमने 22 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को समझा डिटेल में। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम से ले लीजिए या फिर रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के करंट अफेयर में, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।